हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाणिश्री स्टडी। हमारे पीएसए की फिफ्थ एडिशन की सीरीज चल रही है। यूनिट सेकंड चल रहा है, जिसमें आज हम चैप्टर नंबर 6 कवर करेंगे, उत्तराखंड में गोरखा शासन। इससे पहले हम चंद वंश पढ़ चुके हैं और परमार वंश पढ़ चुके हैं। जिन्होंने वो लेक्चर नहीं देखे हैं वो देख लीजिए, क्योंकि ये गोरखा शासन जो है उत्तराखंड में उसी से संबंधित है। ठीक है, अगर वो पढ़ लिया है तो आप आसानी से इसको समझ लेंगे। देखिए, गोरखा शासन है ये कुमाऊं में गोरखाओं ने 1790 में आक्रमण किया था। ठीक है, कुमाऊं में चंद शासन चल रहा था, फिर इन्होंने 1790 में आक्रमण किया और वहाँ पर कुमाऊं में 1790 से लेकर 1815 तक इन्होंने गोरखा शासन जो है कुमाऊं में रहा है। उसके बाद इन्होंने 1790 के बाद 1791 में गढ़वाल में अपना आक्रमण किया, लेकिन वहाँ पर ये विफल हुए थे। उसके बाद खुड़बुड़ा के युद्ध हुआ 1804 में, तो गढ़वाल में 1804 से लेकर 1815 तक गोरखा का शासन रहा है। और गोरखा ने अपना शासन सूबा या सूबेदार के रूप में किया है। वहाँ पर कोई राजा वगैरह नरेश वगैरह नहीं होते थे, वहाँ पर वहाँ सूबेदार या सूबा बोलते थे। ठीक है, अब गोरखा जो थे उनका संबंध नेपाल से था। अब हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, नेपाल साम्राज्य की स्थापना 18वीं सदी में नेपाल में जो है छोटी छोटी 24 रियासतों में बटा हुआ था, यानी विभक्त था, जिन्हें 24 ही कहा जाता था। नेपाल में निवार जाति का निवास था, जिनके नाम पर नेपाल का नामकरण माना जाता है। 24 रियासतों में से एक रियासत पर भूपाल शाह राज करता था। उसके बाद नेपाल का एकीकरण का कार्य पृथ्वी नारायण शाह ने किया है, जिनका शासनकाल कब से कब तक रहा है, 1742 से लेकर 1775 तक रहा है। अब पृथ्वी नारायण का जो पुत्र था वो था प्रताप शाह। अब इसका जो शासन रहा है, इसने कब से कब तक राज किया है, 1775 से लेकर 78 तक इसने शासन किया है, यानी कि राज रहा है। 1778 में प्रताप शाह का अल्प व्यस्त पुत्र था, जिसका नाम था रण बहादुर शाह। अब इसकी संरक्षिका कौन थी? इसकी संरक्षिका थी रानी इंद्र लक्ष्मी थी। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा। अब रण बहादुर शाह ने 1778 से लेकर 1804 तक नेपाल का ये राजा रहा है। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपसे पूछा जाता है कि अल्मोड़ा पर गोरखाओं के अधिकार के समय नेपाल का नरेश कौन था, तो रण बहादुर शाह था। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पूछा जाता है। ठीक है, 1790 में इन्होंने कुमाऊं में आक्रमण किया था। ठीक है, तो 1790 में रण बहादुर शाह केवल 15 साल का था और उसका संरक्षण कौन था? उसका चाचा था। उसके चाचा का नाम क्या था? चौतरिया बहादुर शाह। ठीक है, ये हम अभी पढ़ चुके हैं। अल्मोड़ा पर गोरखा के अधिकार के समय नेपाल का नरेश रण बहादुर शाह था। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जाता है। 1804 के बाद नेपाल के राजा विक्रम शाह था, जिसके बाद रण बहादुर शाह ने साधु बनकर अपना नाम निर्गुणा नंद रख दिया था। ठीक है, अब बात करते हैं कुमाऊं में गोरखा शासन। जनवरी 1790 में गोरखाओं ने अमर सिंह थापा, हस्तीदल चौतरिया, शूरवीर थापा, काजी जगजीत पांडे के नेतृत्व में कुमाऊं पर आक्रमण किया। तो कुमाऊं पर आक्रमण किस किस के नेतृत्व में किया था? अमर सिंह थापा के, हस्तीदल चौतरिया के, सूरवीर थापा के, काजी जगजीत पांडे के नेतृत्व में किया था। ठीक है, कुमाऊं पर गोरखाओं ने 2 ओर से आक्रमण किया था, जिसमें एक जो था वो काली नदी पार कर सोर क्षेत्र था। दूसरा देखा जाए दूसरा कौन सा था? दूसरी सेना ने बिसुंग होते हुए अल्मोड़ा पर आक्रमण किया था। ये 2 तरह से आक्रमण किया था। प्रारंभ में महेंद्र चंद की सेना ने अमर सिंह थापा की फौज को शिकस्त देते हुए, यानी कि उसको मात देते हुए कुमाऊं की ओर लौटने पर मजबूर किया है। चंद वंश का शासन कौन कर रहा था? महेंद्र चंद्र कर रहा था। ठीक है, और अंतिम चंद शासक भी है ये। 1790 में हवाला बाग में महेंद्र चंद व गोरखा के बीच साधारण युद्ध में महेंद्र चंद पराजित हुआ। कौन सा युद्ध था? हवाला बाग का, 1790 में। ठीक है, ये याद रखना है। गोरखाओं को कुमाऊं पर आक्रमण का न्योता किसने दिया था? हर्षदेव जोशी ने दिया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जाता है कि गोरखाओं को कुमाऊं पर आक्रमण करने के लिए न्योता किसने दिया था? हर्षदेव जोशी ने। कुमाऊं पर गोरखाओं ने 25 साल तक शासन किया है, मैंने आपको भी बताया भी था स्टार्टिंग में, 1790 से लेकर 1815 तक। और गढ़वाल में कब से कब तक किया है? 1804 से लेकर खुड़बुड़ा का युद्ध हुआ था देहरादून में। ठीक है, 14 मई 1804 से लेकर 1815 तक, क्योंकि 1815 में फिर संगोली की संधि हुई थी। उसके बाद ब्रिटिश साम्राज्य आया और उन्होंने एक टिहरी भी बना था, जो हम परमार शासन में पढ़ चुके हैं। ठीक है, कुमाऊं जीतने के बाद गोरखाओं ने गढ़वाल पर 1791 में आक्रमण किया, लेकिन जीतने में असफल रहे। यहाँ पर तो असफल रहे 1791 में, लेकिन 1804 में उन्होंने कुमाऊं को जीत लिया था। अब बात करते हैं कुमाऊं में गोरखा सूबेदार। ठीक है, अब यहाँ पर जो शासन चलता था कुमाऊं में, ये जो गोरखाओं का शासन था वो सूबेदार या सूबा होते थे, नरेश वगैरह नहीं होते थे। और पहला जो सूबेदार था जोगामल शाह था, या फिर जोगा मल्ल शाह भी बोल सकते हैं, तो जोगामल शाह था, जिसका ये पहला सूबेदार था। ठीक है, या सूबा था।
1791 से 92 में नियुक्त हुआ। दूसरा जो था वो सूबा कौन था, काजी नर शाही। ये याद रखिएगा, पहला जोगामल शाह है, दूसरा काजी नर शाह है, ठीक है। काजी नर शाह के टाइम पे मंगलवार रात्रि कांड हुआ था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पूछा जाता है कि मंगलवार रात्रि कांड किस सूबेदार के टाइम पे हुआ था, तो काजी नर शाह के टाइम पे हुआ था, ये सेकंड वाला था, ठीक है। जिसके लिए आज भी एक प्रचलित कहावत कही जाती है, क्या है, मंगल की रात और नरशाही का पाल, ये कहावत आज भी प्रचलित है, ठीक है। तीसरा सूबेदार जो है अजब सिंह ख्वास था। देखिए इसमें 13 सूबेदार हुए हैं, ठीक है, 13 सूबा बने हैं, 13 सूबेदार हुए हैं। तीसरा है अजब सिंह ख्वास बनाया गया, जिसके समय अल्मोड़ा के 1500 ग्राम प्रधानों का सामूहिक नरसंहार हुआ था। चौथा अमर सिंह थापा। पांचवा जो है प्रबल राणा है। छठा जो है बमशाह है, 1797 से 99, ठीक है, 1797 से 99 तक बनाया गया, जिसने ब्राह्मणों पर कुशही नामक कर लगाया था। इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, ब्राह्मणों पर कुशही नामक कर किसने लगाया था, बमशाह ने लगाया था, ठीक है। उसके बाद सातवां एक बार फिर से अजब सिंह ख्वास को बनाया गया, जिसका कथन था कि ब्राह्मणों के पैर पूजे जाते हैं, सिर नहीं, इसलिए बोझा सिर पर रखो। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस तरह के पॉइंट याद रखिएगा। आठवां जो है धोंकल सिंह बसनियात बने हैं। 1802 में धोंकल सिंह की जगह सेनापति रुद्रवीर शाह को सूबा बनाया गया, जिसने टनकर नामक कर लगाया था। टनकर नामक कर किसने लगाया था, रुद्रवीर शाह ने लगाया था। पूछा जाता है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 1803 में कुमाऊं का जो सूबा बना था वो था काजी गजशेखर पांडे बने हैं, काजी गजशेखर पांडे, ठीक है। 1806 में सूबेदार ऋतु राज थापा को किसी कारण में दोषी ठहराने के बाद डोटी में फांसी दी, जिसके बाद कौन बने हैं, चौतरिया बड़ा बमशाह को सूबेदार बनाया गया, जो 1815 तक सूबा बना रहे हैं, ठीक है। अब 1815 में कुमाऊं का सूबेदार कौन बना है, फेजर साहब बहादुर बने हैं। ये 13वें थे, ये लास्ट थे, ठीक है। अब बात करते हैं जोगामल्ल शाह का बंदोबस्त, यानी कि भूमि बंदोबस्त की बात करें। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। देखिए इसने क्या किया था कि कुमाऊं में पहला भूमि बंदोबस्त करवाया था, और प्रत्येक जो बालिग व्यक्ति से 1 रुपये मांगा राज कर लिया जाता था, यानी कि पोल टैक्स लिया जाता था, ठीक है। जोगामल्ल शाह ने कुमाऊं में 20 नाली जमीन पर 1 रुपये टैक्स निर्धारित किया, जिसे बीसी नाम से जाना जाता था। तो बीसी क्या है, बीसी एक कर है जो जोगामल शाह ने कुमाऊं में 20 नाली जमीन पर 1 रुपये टैक्स निर्धारित किया था। जोगामल ने दफ्तर के खर्चे के लिए प्रत्येक गांव पर सुआंग दस्तूर नामक कर राजकर लगाया, एवं घुरही पिछही नाम से 2 रुपये सालाना फीस पर मवासे ठहराए गए, ठीक है। अब बात करते हैं गढ़वाल में गोरखा शासन। देखिए गढ़वाल में मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में बताया था, पहला आक्रमण इसने 1700 गोरखाओं ने 1791 में किया था, ठीक है, जहाँ पर ये असफल रहे। उसके बाद 1804 में इन्होंने दोबारा आक्रमण किया, और वहाँ पर ये सफल रहे। 1804 से 1815 तक इन्होंने यहाँ पर इनका शासन रहा है। गोरखा ने 1791 में लंगूरगढ़ के किले पर घेरा डाला था। 1792 में लंगूरगढ़ की संधि के तहत प्रद्युम्न शाह, उस समय जो परमार शासक चल रहे थे वो प्रद्युम्न शाह थे, ठीक है। खुड़बड़ा का युद्ध भी प्रद्युम्न शाह के बीच में हुआ था। प्रद्युम्न शाह जो थे उस समय शहीद हो गए थे यहाँ पर, ठीक है, ने कुछ राशि नेपाली दरबार में देना स्वीकार किया। उत्तराखंड में जो गोरखा शासन था उसे क्या कहा जाता है, गोरखयाली कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1803 में अमर सिंह थापा व हस्ती दल चौतरिया के नेतृत्व में गोरखाओं ने आपदाग्रस्त गढ़वाल पर आक्रमण किया। लंडोर रियासत, ये हरिद्वार के पास में, ठीक है, लंडोर रियासत के गुर्जर शासक राय दयाल की सहायता से प्रद्युम्न शाह ने 12,000 सैनिकों की सेना के साथ 14 मई 1804 ईस्वी में खुड़बुड़ा युद्ध में भाग लिया, जिसमें वह शहीद हो गया था। तो खुड़बुड़ा का युद्ध कहाँ पर हुआ था, देहरादून में हुआ था। 14 मई 1804 ईस्वी में हुआ था, जिसमें प्रद्युम्न शाह जो है शहीद हो गया था, और यहीं से स्टार्ट हो गया था गोरखा का शासन। 1804 ईस्वी में अमर सिंह थापा व उसके पुत्र रणजोड़ थापा ने गढ़वाल कुमाऊं का प्रशासन अपने हाथ में ले लिया था, ठीक है। गढ़वाल का जो देखिए गढ़वाल में 1804 में जो इसका सूबा बना है, पहला जो गढ़वाल का सूबा, ये अमर सिंह थापा बना है, ठीक है। अगर पहला सूबा कुमाऊं की बात करें तो वो है जोगामल शाह, ठीक है। गढ़वाल पर क्योंकि इसने अपने हाथ में लिया है, गढ़वाल का जो शासन है अपने हाथ में ले लिया था, ठीक है। अब गढ़वाल पर गोरखाओं ने 1804 से 1815 यानी कि 10.5 वर्ष तक शासन किया है। हस्तीदल शाह ने गढ़वाल पर गोरखा प्रशासन के रूप में कार्य किया, प्रशासक के रूप में कार्य किया था गोरखा पर हस्तीदल शाह ने, ठीक है। अब गोरखवाली शब्दावली जो है वो देख लेते हैं। कठुआ ब्राह्मण दास बिचारी जो कहा जाता था न्यायाधीश को, जागरिया या जागचा कहा जाता था कार्यरत सैनिक, दशाई दशहरे को कहा जाता था, ठाकरिया 2 वर्ष के लिए सेवा मुक्त सैनिकों को कहा जाता था, ठाकुरिया पेंशन प्राप्त जो प्रधान अधिकारी होते थे उनको कहा जाता था,
कामी शिल्पकर्मियों को कहा जाता था, नौ नाइयों को कहा जाता था, सुनार जो है सुनवार को कहा जाता था। ठीक है, अब हम बात करते हैं गोरखा जो है उनका शासन प्रशासनिक व्यवस्था कैसे कैसे थी, क्या क्या था, वो इम्पॉर्टेंट है तो देख लेते हैं। ठीक है, गोरखा प्रशासन जो है फौजदारी शासन था जो सूबेदार के अधीन होता था। हमने अभी पढ़ा भी है कि सूबा होता था, वहाँ पर नरेश वगैरह नहीं होते थे। गोरखा सैनिकों का मुख्य हथियार जो होता था खुखरी होता था, जिसका जो प्रमुख केंद्र है गढ़ी नाम का नगर था। खुखरी बनाकर गोरखा सैनिकों को निवार जाति के लोहार देते थे। गोरखा ने गढ़वाल व कुमाऊं में घरों के छतों पर महिलाओं के चढ़ने पर पाबंदी लगा दी थी। गोरखा शासन में न्याय और मुकदमों का कार्य देखने वाले को विचारी कहा जाता था। हमने भी पढ़ा भी है विचारी क्या था। गोरखा शासन में न्याय सुनवाई से पहले वाद प्रतिवाद से महाभारत या हरिवंश की कसम कराई जाती थी। सच व झूठ का पता लगाने के लिए दिव्य नामक अग्नि परीक्षा कराई जाती थी। जो दिव्य थी वो 3 प्रकार की होती थी। ठीक है, सच या झूठ का पता लगाने के 3 तरह की दिव्य होती थी। जो गोला दीप प्रथा होती थी, एक कढ़ाई दीप प्रथा होती थी, तराजू दीप प्रथा होती थी। गोला दीप प्रथा क्या होती थी, इसमें होता था कि लोहा का गर्म डंडा हाथ में रखकर कुछ दूरी तक चलना पड़ता था। जो नियत दूरी तक नहीं तय कर पाता था तो उसको दोषी मान लिया जाता था। इसी तरह कढ़ाई द्वीप प्रथा होती थी, खोलती कढ़ाई में उबलते तेल में दोषी का हाथ डाल दिया जाता था और अगर हाथ जलने की स्थिति हो जाए, मतलब हाथ उसका जल गया है तो उसको दोषी ठहरा देंगे। फिर तराजू दीप प्रथा में क्या होता था कि जो अपराधी होता था उसको तराजू में पत्थरों से तोला जाता था, जिन्हें शाम के समय अलग स्थान में रखा जाता था और दूसरे दिन उसी व्यक्ति को पुनः तोलने के लिए वजन दोबारा से तोला जाता था दूसरे दिन। ठीक है, अगर उसका वजन ज़्यादा होगा तो वो निर्दोष है, अगर उसका वजन हल्का होगा तो फिर वो दोषी माना जाएगा। तो इस तरह से ये लोग क्या करते थे, सच और झूठ का पता लगाने के लिए 3 तरह की दिव्य नामक अग्नि परीक्षा होती थी, गोला द्वीप प्रथा, कढ़ाई द्वीप प्रथा और तराजू द्वीप प्रथा। अब गोरखा शासन में समाज और स्थापत्य कैसा था वो देख लेते हैं। गोरखा लोग जो गायें और ब्राह्मणों को बहुत मानते थे, लेकिन कुछ ही ब्राह्मणों को मानते थे, जिनमें से जैसे जिनको मानते थे प्रमुख होते थे पांडे या उपाध्याय होते थे। गोरखाओं को सुअर का मांस मदिरा प्रिय होते थे। राई, गरुड़, लिंबू, थापा, गुरुंग जाति जो है गोरखा समाज के अंग थे। गरुड़ जाति के गोरखे मोस्टा को अपना इष्ट देवता मानते थे। याद रखिएगा, किसको मानते थे, मोस्टा को अपना इष्ट देवता मानते थे। और अगर इनकी राजभाषा की बात करें तो गोरखियाली है, जो समूचा साहित्य है नेवारी भाषा में मिलता है और खसकुरी भाषा बोली जाती थी। ठीक है, गोरखाओं का प्रिय जो त्यौहार होता था वो दशहरा होता था, जिसे दसाई कहा जाता था। यह शक्ति देवी का त्यौहार है। इस दिन वह अपने त्योहारों की पूजा करते थे। गोरखाओं ने केदारनाथ, बद्रीनाथ, जोगेश्वर आदि जगहों के तीर्थ यात्रियों के लिए सदाव्रत लगाए थे। देहरादून में गुरु रामराय के महंत हरिसेवक को सदाव्रत के लिए चुना गया था। चंपावत के बालेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार 1796 में सूबेदार महावीर थापा ने करवाया था। ये पूछा जाता है कि चंपावत के बालेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार कौन से सूबेदार ने करवाया था, तो 1796 में किसने करवाया था, महावीर थापा ने करवाया था। 1797 ईस्वी में रण बहादुर शाह की पत्नी कांति देवी ने सतोली परगने के कुछ गांवों को केदार मंदिर के सदाव्रत चलाने के लिए दान में दिया था। रण बहादुर शाह ने कोटली परगने में ग्रामों को बद्रीनाथ यात्रियों के सदाव्रत चलाने के लिए दान दिया था। रेपण ने 1808 से लेकर 1811 तक गढ़वाल का सर्वेक्षण किया था। तो गढ़वाल का सर्वेक्षण 1808 से 1811 तक रेपण ने किया था। अब बात करते हैं गोरखा शासन के समय जो कर लगाए जाते थे वो क्या होते थे, कौन से थे। देखिए, यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है। पुगाड़ी कर पूछा गया है, मांगा कर पूछा गया है, तिमारी मिंझारी पूछा गया है, सायर पूछा गया है। ठीक है, तो काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब यहाँ पर क्या है, देखिए, जो चंद वंश ने चंद राजाओं ने एक कर लगाया था, हमने चंद शासन में पढ़ा है, 36 रकम 32 कलम जो लगाया था। तो गोरखाओं ने जो ये चंद राजाओं के द्वारा लगाया गया कर है, इसको कुछ पुराने करों को बहाल रखा, यानी कि सेम रखे कुछ तो, और कुछ को तत्कालीन कारणों को ध्यान में रखकर नए कर लगाए थे। गोरखाओं ने ब्राह्मणों पर कुशी नामक कर लगाया था। कुशी नामक कर गोरखाओं ने किस पर लगाया था, ये पूछा जाता है, ब्राह्मणों पर लगाया था। यह कर 260 नालिया 13 ज्यूलिया तक जमीन हत्याए हुए ब्राह्मणों पर 5 रुपये प्रति मवासा लगाया गया था। पुंगाड़ी कर बहुत बार पूछा गया है, भूमि कर होता है। ठीक है, भूमि कर से लगभग 1.5 लाख सालाना आय होती थी। इससे जो इनके सालाना आय होती थी वो कम से कम मान के चलिए 1.5 लाख सालाना आय के कर लगभग होती थी, और इस कर के माध्यम से सैनिकों को वेतन दिया जाता था। ठीक है, तो इसलिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है पुंगाड़ी कर, तो ध्यान रखिएगा। भूमि कर है ये। टीका भेंट कर शादी और ब्याह के समय लिया जाता था।
ये भी पूछा जाता है। मांगा कर प्रत्येक नौजवान से 1 रुपये लिया जाता था। मांगा कर को तत्कालीन कर के रूप में युद्ध के समय भी वसूला जाता था। टांड या तान कर हिंदू और भोटिया बुनकरों से लिया जाता था। ये क्वेश्चन भी पूछा जा रखा है। टांड कर किससे लिया जाता था कि यह किससे संबंधित है, तो ये कर है, और ये हिंदू और भोटियाओं बुनकरों से लिया जाता था। तिमारी कर पूछा जाता है। सैनिकों को देय वेतन होता था जिसके तहत फौजदार को 4 आने व सूबेदार को 2 आने देने पड़ते थे। सलामी एक प्रकार का नजराना होता था। ये पूछा जा रखा है। मिजारी कर किस पे लगाया था? शिल्प कर्मियों और जागरियों ब्राह्मणों से लिया जाता था। ये पूछा जा रखा है, ठीक है। मोंकर प्रति परिवार पर लगने वाला 2 रुपये कर, जिससे चंद राजाओं ने भी लगाया था। इस कर को घर ही पिछड़ी भी कहा जाता है। तो घर ही पिछड़ी किसे कहा जाता है? कौन से कर को? मोंगर कर को ही कहा जाता है, ठीक है। सायर सीमा और चुंगी कर होता था, पूछा जा रखा है। मरो कर पुत्रहीन व्यक्ति को ये कर लगता था। घी कर दुधारू पशुओं पर लगता था। ये परमार शासन में भी हमने पढ़ा था, ये परमार शासन भी लेते थे, ठीक है। रहता गांव छोड़कर भागे हुए लोगों पर लगता था। बहता कर जो है छिपाई संपत्ति पर लगने वाला कर था। गोबर व पुछिया नामक कर गोरखाकालीन थे। सोनिया फागुन जो गोरखाओं के उत्सवों का खर्च था। दोनिया कर मेवाती हेड़ी भाबर में पहाड़ी पशुचारकों द्वारा वसूला जाता था। राजा कर्मचारियों से लगान की जानकारी लेने के लिए जानिया सुनिया कर लेता था, इंपॉर्टेंट है। पगड़ी कर जमीन जायदाद हस्तांतरण के लिए 1 मुश्त देना पड़ता था। अदनी दफ्तरी यह कर राजस्व कर्मचारियों के वेतन के लिए खस जमींदारों से लिया जाता था। मेजबारी दस्तूर यह 2.5 आना होता था। गांव के प्रधान थोकदारों के अधीन होते थे, जिन्हें राजकर के अलावा इनको दस्तूर देना पड़ता था। गोरखा शासन में काश्तकारों से कर ठेका बंदी के आधार पर लिया जाता था। गोरखा शासन में सेवा के बदले दी जाने वाली भूमि को मनोचोल कहा जाता था। कल्याण धन केरू बख्शीस ऊपरी रकम गोरखाकालीन कर थे। ये पॉइंट याद रखिएगा। 1812 में नेपाल ने भू व्यवस्था सुधार के लिए काजी बहादुर भंडारी को भेजा, जिसने भू प्रबंध किया था। गोरखों ने कर वसूलने के लिए नियम बनाए, जिसे बलि कहा जाता था। ये क्वेश्चन पूछा जा रखा है कि गोरखा के टाइम पे जो है बलि क्या था, तो बलि एक तरह का गोरखाओं ने एक कर वसूलने के नियम बनाए थे, ठीक है। रण बहादुर चंद्रिका की रचना कवि मोलाराम ने की थी, जिसके लिए नेपाल सरकार ने उन्हें जागीर दी थी। तो ये आपसे पूछा जा सकता है, रण बहादुर चंद्रिका की रचना किसने की है? कवि मोलाराम ने की है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब बात करते हैं आंग्ला नेपाल युद्ध एवं तत्कालीन गढ़वाल कुमाऊं क्षेत्र। देखिए, आंग्ला और नेपाल का युद्ध जो है वही गोरखा के बीच में हुआ है, और आंग्ला यानी कि अंग्रेजों के बीच में हुआ है, ब्रिटिश के बीच में हुआ है, ठीक है। तो आंग्ला नेपाल युद्ध का कारण गोरखपुर के बुटवल प्रांत में ईस्ट इंडिया कंपनी से गोरखों ने 200 गांव छीने थे। गोरखा प्रधानमंत्री भीमसेन थापा ने विस्तारवादी नीति का अनुसरण किया और अंग्रेजों ने गोरखपुर में 200 ग्राम छीने थे। नेपाल के साथ विवादित इलाकों के बारे में समझौता करने के लिए अंग्रेजों ने मेजर बेडसा को चुना था। लॉर्ड हेस्टिंग्स का दूसरा नाम लॉर्ड मोयरा था, जिसने 1 नवंबर 1814 में गोरखों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की थी। अब अंग्रेजों ने गोरखाओं पर आक्रमण के लिए सेना को 4 भागों में बांटा था। देखिए किस किस के कैसे कैसे किया था। मेजर जनरल मार्ले के एक नेतृत्व में था, एक मेजर जनरल JS वुड, एक मेजर जनरल जिलेप्सी के नेतृत्व में था, चौथा था मेजर जनरल ऑक्टन लोनी, ठीक है। अब पहला देखते हैं मेजर जनरल मार्ले। बिहार के रास्ते नेपाल की राजधानी काठमांडू पर हमले का आदेश दिया था। मेजर जनरल JS वुड गोरखपुर में हमले के लिए आदेश दिया था। मेजर जनरल जिलेप्सी देहरादून खलंगा किले पर हमले के लिए 3500 सैनिक तैनात किए, और चौथा मेजर जनरल ऑक्टर लोनी सतलुज यमुना नदी के मध्यवर्ती और गोरखा शासन की पश्चिम सीमा के लिए था। तो 4 तरह से इन्होंने जो है गोरखा के लिए जो 4 भागों में अपनी सेनाओं को बांटा गोरखा पर आक्रमण करने के लिए, ठीक है। अब 24 अक्टूबर 1814 को ब्रिटिश सेना तिमली एवं मोहनखंड दरा से दून घाटी पहुंची थी। देहरादून के कुलंगा किले व नाला पानी किले पर सबसे पहले हमला हुआ, जहां गोरखा सैनिकों का नेतृत्व कौन कर रहा था? वहां पर जो देहरादून के कुलंगा किले पर यहाँ पर जो गोरखा सैनिक का नेतृत्व बलभद्र सिंह थापा कर रहे थे। 31 अक्टूबर 1814 में जिलेप्सी नाला पानी दुर्ग में मारा गया, और 30 नवंबर 1814 को कुलंगा दरा पर बमबारी हुई। कुलंगा युद्ध में मेजर जनरल जिलेप्सी के साथ साथ गोरखाओं के 420 सैनिक भी जवान मारे गए थे वहां पर।
गोरखा सैनिकों के जो प्रमुख थे वो देख लेते हैं कौन कौन थे। अमर सिंह थापा थे, रणजोर सिंह थापा थे, हस्तीदल चौतरिया थे, बमशाह थे, चामू भंडारी थे। ये तो गोरखा सैनिक थे, ठीक है। और ब्रिटिश सेनापति में योग्यतम जो सेनापति थे वो मेजर जनरल ऑक्टर लोनी थे, ठीक है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, थोड़ा याद रखिएगा गोरखा की तरफ से कौन लड़ रहा था और ये कौन कौन से ब्रिटिश जो से सेनापति थे वो कौन कौन थे, ये थोड़ा सा याद रखिएगा। गार्डनर की सहायता के लिए लॉर्ड हेस्टिंग्स ने कर्नल निकोलस के साथ प्रशिक्षित सेना भेजी। 23 अप्रैल 1815 को गढ़नाथ डांडा के युद्ध में हस्तीदल चौतरिया मारा गया, जिसकी प्रशंसा कर्नल निकोलस ने की थी। 25 अप्रैल 1815 को अंग्रेजों ने अल्मोड़ा पर हमला किया और 27 अप्रैल 1815 में गढ़वाल गार्डनर व बमशाह के बीच संधि हुई। ब्रिटिश की तरफ से गार्डनर था और गोरखा की तरफ से बमशाह, ठीक है, जिसके तहत गोरखाओं को कुमाऊं छोड़ने का प्रस्ताव था। 28 अप्रैल 1815 को बमशाह व कर्नल निकोलस की मुलाकात हुई और गोरखाओं द्वारा कुमाऊं छोड़ने का प्रस्ताव मंजूर हुआ। 15 मई 1815 को मलावगढ़ की संधि अमर सिंह थापा और ऑक्टर लोनी के बीच में हुई थी। तो ये ध्यान दीजिएगा, मलावगढ़ की संधि किस किस के बीच में हुई थी? सबसे पहले 15 मई 1815 को हुई थी, अमर सिंह थापा और ऑक्टर लोनी के बीच में हुई थी, ठीक है। 2 दिसंबर 1815 को गजराज मिश्र के साथ कर्नल ब्रेदशाह ने संधि की। गजराज मिश्र नेपाल नरेश रणबहादुर शाह के गुरु थे। नेपाली दरबार से संधि की पुष्टि न होने के कारण फरवरी 1816 को अंग्रेजी सेना ने नेपाल पर चढ़ाई कर दी। 4 मार्च 1816 को नेपाल सरकार ने संगोली की संधि को स्वीकार किया। तो संगोली की संधि को नेपाल सरकार ने कब स्वीकार किया था? 4 मार्च 1816 को। नेपाल की ये संगोली की संधि नेपाल जो हुई थी ये बिहार में हुई थी, ठीक है। तो संगोली नामक शहर चंपारण बिहार में है। संगोली संधि के अनुसार टिहरी रियासत सुदर्शन शाह को प्रदान की गई और जो शेष था वो नॉन रेगुलेशन प्रांत बनाया गया। अब इसमें क्या था, देखिए हमने परमार शासन में भी पढ़ा है। संगोली की संधि के बाद जो टिहरी रियासत है उसका निर्माण हुआ, वहाँ पर टिहरी रियासत बनाई गई और जो कुछ एरिया जो है टिहरी में आया, ठीक है, और कुछ एरिया जो है वो ये बन गया था ब्रिटिश में, जो नॉन रेगुलेशन प्रांत बनाया गया। जो नॉन रेगुलेशन प्रांत है, ब्रिटिश को कौन कौन सा एरिया मिला वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। जो नेक्स्ट चैप्टर है उसमें हम ब्रिटिश वाला जो पढ़ेंगे उसमें देखेंगे, ठीक है। टिहरी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। नॉन रेगुलेशन प्रांत जो व्यवस्था 1891 में खत्म हुई थी। 1902 में संयुक्त प्रांत आगरा अवध का गठन कर उत्तरांचल क्षेत्र का विलय इसी में किया गया था। संगोली की संधि, नेपाली सरकार ने ब्रिटिश रेजिमेंट काठमांडू में रहना एवं अंग्रेजों ने गोरखा का ब्रिटिश इंडियन आर्मी में भर्ती करना स्वीकार किया, ठीक है। अब मंची एवं तिस्ता नदियों के मध्य छोटी पट्टी को सिक्किम के राजा को दे दी गई और अवध से लगे भूभाग को अवध नवाब को दे दिया गया। टिंकर एवं छांगरू क्षेत्र नेपाल को दे दिया गया और नाभी एवं कुटी क्षेत्र ब्रिटिश साम्राज्य में मिला दिया गया। अब गोरखा शासन में जो सेना नायक थे उनके बारे में देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है। अमर सिंह थापा जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नेपाल दरबार का प्रमुख पदाधिकारी जिसके अधीन हस्तीदल चौतरिया और गढ़वाल का सेनापति रणधीर सिंह बसनियात था। नेपाल सरकार का सर्वोत्तम अलंकार काजी से अमर सिंह थापा को विभूषित किया गया था। रणजोर सिंह थापा मोलाराम ने इसे दानवीर कर्ण की उपमा से विभूषित किया था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मोलाराम ने दानवीर कर्ण की उपमा से विभूषित किसे किया था? रणजोर सिंह थापा को किया था, जो अमर सिंह थापा का पुत्र था एवं कलाविदों और विद्वानों का अत्यधिक सम्मान करता था। हस्तीदल चौतरिया कृषकों के प्रति उदार था। इसके समय हरिद्वार दासों के बिक्री का केंद्र था। भैरव सिंह थापा 1804 से 1811 तक ने नेपाल शासक द्वारा मोलाराम को मिली सनद और जागीरों को छीन लिया था। 1812 ईस्वी में मूरक्राफ्ट कुमाऊं और गढ़ राज्य होते हुए ऊन की विस्तृत जानकारी हेतु तिब्बत की यात्रा पर गए, जिसके साथ हैदर खां हरखदेव पंडित भी थे जो तिब्बत में गुंसाइयों के भेष में गए थे। 1815 ईस्वी में कैप्टन हियरसी ने गोरखाली अफसरों के बारे में लिखा है। ये चंचल, दगाबाज, विश्वासघाती और अत्यंत लालची और क्रूर थे, ठीक है। आज हमारा गोरखा शासन कंप्लीट हो चुका है। देखिए यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, अच्छे से इसको कवर कर लीजिएगा, ठीक है। तो एक तो ये आप संधि थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इनके कर वगैरह अच्छे से पढ़ लीजिए। यहाँ से तो क्वेश्चन पूछा ही जरूर जाता है कि गोरखा के शासन का, तो अच्छे से इसको जरूर अच्छे से कवर कर लीजिएगा।
और थोड़ा प्रशासन वगैरह के बारे में भी इनका पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ब्रिटिश साम्राज्य वाला चैप्टर जो है 7 चैप्टर जो है वो कवर करेंगे, उत्तराखंड में ब्रिटिश शासन का प्रशासन। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।